यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहले हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का पृष्ठभूमि क्या था और इनको क्यों आवश्यकता पड़ी भारत में आने की। आप ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान होगा कि हम भारत का यूरोप से मध्यकाल में ही नहीं बल्कि एंशिएंट काल में भी भारत का व्यापार उत्तर पश्चिम के देशों से होता था और यूरोप से मध्यकाल में भी व्यापार होता था और वो व्यापार आपको मसाले और उपभोग की वस्तुएं होती थी। लेकिन वो रास्ता जो था पहाड़ी इलाकों से होकर के हुआ करता था। लेकिन हम लोग ये इस टॉपिक के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि यूरोपीय कंपनियां जो आई इनका प्रारंभिक उद्देश्य तो व्यापार था, लेकिन अंततः ये आगे चल करके प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा अपने शासन तंत्र को स्थापित करने लगी। और हम लोग ये प्रयास करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूरोपीय कंपनियां जो थी ये भारत में किस रास्ते से और कैसे आई, इसके पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि पहले भारत से व्यापार करने के दो रास्ते थे। पहला रास्ता था जो यूरोप से होकर के आपको तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते होकर के भारत आते थे। यूरोपवासी जो थे जो पहले स्थल मार्ग से भारत आते थे और वो स्थल मार्ग जो था बहुत कठिन हुआ करता था, दुर्गम हुआ करता था। और वो रास्ता जो था यूरोप से तुर्की होते हुए ईरान, इराक और अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए वे भारत पहुंचते थे, जो काफ़ी कठिन और दुर्गम रास्ता था और वह काफ़ी खर्चीला भी होता था। लेकिन फिर भी ये लोग व्यापार करते थे। जो पहला रास्ता था, फर्स्ट मार्ग ये था। दूसरा मार्ग जो था व्यापार करने का, व्यापारी अरब सागर के माध्यम से भारत से माल उठाते थे और अरब सागर हो करके अरब के देश में ले जाते थे और वहाँ से कुछ स्थल मार्ग से जाते थे और स्थल मार्ग के द्वारा अरबवासी उनको भूमध्य सागर हो करके यूरोप में ट्रांसफ़र करते थे। फिर वो सारे माल जो थे, सारी वस्तुएं थी, यूरोप में विस्तृत हो जाती थी, यूरोप में वितरित हो जाती थी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो पहला मार्ग था जिसका रास्ता तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होकर के आता था, यह काफ़ी दुर्गम और कठिन रास्ता था। लेकिन फिर भी व्यापार होता था। दूसरा मार्ग मैं बता दिया कि हिंद महासागर से लेकर के अरब के देश में जाता था और अरबवासी उसको यूरोप में ट्रांसफ़र कर देते थे। तत्पश्चात पूरे यूरोप में वो माल जो था, व्यापारिक सामग्रियाँ थी, वो विस्तृत हो जाती थी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसी सिलसिले में जब रोमन साम्राज्य आपको यूरोप में इसका प्रादुर्भाव हुआ, तो यूरोप में जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य की दो राजधानियाँ थी। हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। रोमन साम्राज्य जो यूरोप में था, इसकी दो राजधानियाँ थी, उसका दो भाग था। रोमन साम्राज्य का दो भाग था और दोनों भाग की अलग अलग राजधानी थी। पहला भाग जो था, जो पश्चिमी रोमन के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी क्या थी? रोम थी, ठीक है। और दूसरा जो भाग था वो पूर्वी रोमन साम्राज्य या बेंजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। दूसरे भाग को पूर्वी रोमन साम्राज्य या बेंजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया और कंस्टेंटिनोपल था। दोनों याद रखेंगे, पूर्वी रोमन साम्राज्य या बेंजेंटाइन साम्राज्य जिसको कहते हैं, उसकी राजधानी जो थी ये कुस्तुनतुनिया राजधानी हुआ करती थी। जो आप ध्यान रखेंगे, कुस्तुनतुनिया जो था, आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे,
कुस्तुनतुनिया यूरोप और एशिया का सीमावर्ती क्षेत्र में ये कुस्तुनतुनिया स्थित था। आप यहाँ देखेंगे, इसको अगर हम लोग यूरोप समझें, यूरोप में और तुर्की, यूरोप और तुर्की के बीच एक बास्पोरस जल संधि है। बास्पोरस जल संधि है जो आपको काला सागर और मरमरा सागर को ज्वाइंट करती है। अब ध्यान रखेंगे, ये बास्पोरस जल संधि जो है टर्की को और यूरोप को अलग करती है। कौन? बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि काला सागर, यहाँ पे देखेंगे आपको काला सागर और मरमरा सागर को ज्वाइंट करती है। और यहीं पर यूरोप का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यूरोप का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहीं पर आपको कुस्तुनतुनिया स्थित था। अर्थात रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग, पूर्वी स्थल, रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी आपको यहाँ पर तुर्की और यूरोप के तटवर्ती क्षेत्र में यह स्थित था। आप देखेंगे, इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब कुस्तुनतुनिया अर्थात रोमन साम्राज्य के दो भाग थे, जो उसका पूर्वी भाग की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। कुस्तुनतुनिया आपको तुर्की और यूरोप के बीच वाले क्षेत्र में अवस्थित था। तत्पश्चात आप देखेंगे, इसके बाद 1483 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो यहीं पे तुर्की के पश्चिमी भाग में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ। उस्मानिया साम्राज्य का उदय 1483 ईस्वी में हुआ। और यह उस्मानिया साम्राज्य जो था, धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करके कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग उस्मानिया साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। और इसी पीरियड में देखेंगे, यहाँ पर अर्थात यूरोप के पूर्वी भाग से लेकर के तुर्की और ईरान इराक वाले क्षेत्र में उस्मानिया साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित हुआ 1483 ईस्वी में। और इसी के फलस्वरूप आप ध्यान रखेंगे, जो पहले मानव केंद्र में हुआ करता था, मानव केंद्र में हुआ करता था, उस्मानिया साम्राज्य के आने के वजह से मानव केंद्र में न रह करके द्वितीय श्रेणी में आ गया और यहाँ पर ईश्वर केंद्र में आ गया। ईश्वर जो था यह केंद्र में आ गया, अर्थात यहाँ पर धर्म का बोलबाला हो गया, धार्मिक हस्तक्षेप होने लगे। कहाँ? उस्मानिया साम्राज्य जिसका अधिपत्य कुस्तुनतुनिया पर हुआ, वहाँ पर धर्म का वर्चस्व हो गया और धार्मिक संस्थाएं अपना प्रभुत्व निभाने लगी, सभी राजनीतिक संस्थाओं पर हावी हो गई, जिसके फलस्वरूप यहाँ का विकास अवरुद्ध हो गया। जो पहले कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के उदय के फलस्वरूप जो मानव केंद्र में हुआ करता था, वह मानव अब द्वितीय श्रेणी में आ गया और ईश्वर केंद्र में आ गया, अर्थात सब जगह ईश्वर की सत्ता स्थापित होने लगी, जिसके फलस्वरूप मानव में ये बात आ गई कि अगर ईश्वर ही प्रभुत्वशाली है, संपन्न है, तो मुझे काम करने की क्या आवश्यकता। उसके फलस्वरूप मानव अपना काम करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप फिर विकास अवरुद्ध हो गया। इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे, पहले जब मानव केंद्र में था तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और साहित्य का विकास हो चुका था। बहुत सारे साहित्यकार थे जो उस्मानिया साम्राज्य के उदय के साथ ही तुर्की छोड़ करके यूरोप के अन्य क्षेत्रों में चले गए। मैं बता दूं, तुर्की छोड़ करके उस्मानिया साम्राज्य के आने के बाद तुर्की छोड़ करके कहाँ चले गए? यूरोप के क्षेत्र में। और इसी पीरियड में आप देखेंगे, जब उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ तो भारत आने वाले स्थल मार्ग पर उस्मानिया साम्राज्य का आधिपत्य हो गया
और इसी के फलस्वरूप व्यापारियों से ये अत्यधिक टैक्स और कर लेने लगे, जिससे यह मार्ग पहले से दुर्गम तो था ही और अब ज़्यादा अधिक खर्चीला हो गया। इसी के फलस्वरूप देखेंगे जब उस्मानिया साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित हुआ तो पहले से अवस्थित यहाँ पे साहित्यकार वैज्ञानिक जो थे वह यहाँ से पलायन करके यूरोप में चले गए, और जब यूरोप में गए तो अपने साथ वो बहुत सारे पुस्तकों को ले गए। पुस्तक को जब ले गए, इसी समय यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, और उन्होंने अपने साथ ले गए साहित्यों को प्रिंट करवाया और पूरे यूरोप में फैला दिया, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ, टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ और यूरोप में वैज्ञानिकता आई। वैज्ञानिकता आने के वजह से जो मानव द्वितीय श्रेणी में आ गया था, फिर आप ध्यान रखेंगे मानव यहाँ जो था फिर केंद्र में आ गया, अर्थात मानव केंद्रित समाज हो गया, और इसी को पुनर्जागरण कहते हैं। अर्थात मानव जो पहले सोया हुआ था, इसी समय आप देखेंगे जब ये साहित्यकार और वैज्ञानिक कुस्तुनतुनिया तुर्की वाले क्षेत्र से जब रोमन साम्राज्य को क्रश करके यूरोप में गए, इसी समय पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण आप ध्यान रखेंगे, पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जगना, फिर से जगना, अर्थात मानव पहले जगा हुआ था तो मानव केंद्र में था, और फिर धर्म का प्रभाव होने के वजह से मानव सो गया, अर्थात ईश्वर केंद्र में आ गया। और फिर जब वहाँ साहित्य के माध्यम से टेक्नोलॉजी का और विज्ञान का विकास हुआ, तर्क शक्ति का विकास हुआ, तो मानव तार्किक हुआ और वहाँ पर फिर मानव केंद्र में आ गया। और इसी के फलस्वरूप आप ध्यान रखेंगे कि पूरे यूरोप में वैज्ञानिकता का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और इसी के फलस्वरूप मानव तार्किक हो गया और नए नए अनुसंधान और खोज के तरफ प्रेरित हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप आप ध्यान रखेंगे तब तक ये दोनों मार्ग ज़्यादा खर्चीले हो गए थे। इसी के फलस्वरूप जब तर्क शक्ति क्षमता का विकास हुआ, वैज्ञानिकता का विकास हुआ, तो मानव दूसरे रास्ते की तलाश करने लगा, अर्थात मानव खोजी प्रवृत्ति का हो गया। इसी सिलसिले में आप देखेंगे स्पेन से जब कोलंबस चला भारत को खोजने, तो वह भटक करके कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। भटक करके जो कोलंबस था, कोलंबस स्पेन से चला भारत को ढूंढने, लेकिन वो भटक कर कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया, और उसी को इसने भारत मान लिया, इंडिया मान लिया, और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन की संज्ञा दी। इसके बाद आप देखेंगे पुर्तगाल का राजा हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजा था, जिसका नाम क्या था? हेनरी द नेविगेटर। वह खोजी प्रवृत्ति का था और उसने बहुत सारे मैप तैयार किए, पूरे अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों का मैप हेनरी द नेविगेटर ने तैयार किया और अपने अनुसंधानकर्ताओं को प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे पुर्तगाली यात्री जो थे स्थल मार्ग से वो चले कहाँ? भारत को खोजने। फिर ये सर्वप्रथम एक समूह चला, फिर यहाँ से ये लौट गया और जाकर के अपनी जानकारी को साझा किया। उसके फलस्वरूप हेनरी द नेविगेटर और उसके समूह के लोगों ने उस यात्रा का मैप तैयार करा दिया। फिर उसी मैप के फलस्वरूप दूसरा दल चला और वो भी कुछ देर दूर आया और वो भी लौट गया। आने के बाद फिर लौटा और इसने भी अपनी साझा शेयर की, जिसके फलस्वरूप वो फिर आगे का रास्ता का मैप तैयार करवाया। और उसके बाद तीसरी जो समूह थी फिर आगे बढ़ी। इस तरह बढ़ते बढ़ते एक चौथा दल जो था उसका नेतृत्व
बार्थोलोमेओ डियाज कर रहा था। चौथे दल का नेतृत्व, पुर्तगाली दल का नेतृत्व बार्थोलोमेओ डियाज कर रहा था, जिसको कुछ रास्ते की जानकारी तो थी और उसी रास्ते के जानकारी के मैप के माध्यम से वह अपने दल का नेतृत्व किया और वो कहाँ पहुँचा? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पहुँचा। केप ऑफ गुड जो अफ्रीका का तटवर्ती क्षेत्र है, आप ध्यान रखेंगे, वहाँ पर बार्थोलोमेओ डियाज केप ऑफ गुड होप पहुँचा और यहाँ से फिर ये वापस लौट गया। कहाँ? पुर्तगाल। पुर्तगाल जब वापस लौटा तो बार्थोलोमेओ डियाज ने अपने अनुभव को शेयर किया। शेयर करने के पश्चात वहाँ हेनरी द नेविगेटर और उसके समूह के लोगों ने केप ऑफ गुड होप तक की मैप तैयार करा दी। उसके फलस्वरूप आप देखेंगे पांचवा जो पुर्तगाली दल था जिसका नेतृत्व, पांचवें पुर्तगाली दल था उसका नेतृत्व वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, आप ध्यान रखेंगे, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा कर रहा था और वास्को डिगामा पांचवें दल के माध्यम से, आप ध्यान रखेंगे, वास्को डिगामा पांचवें दल के माध्यम से वास्को डिगामा पांचवें दल के माध्यम से यह पुर्तगाल से चला और यहाँ से केप ऑफ गुड होप होते हुए, अर्थात 4 जहाज़ों से आप 1497 ईस्वी में वास्को डिगामा पुर्तगाल से चला और केप ऑफ गुड पहुँचा। केप ऑफ गुड जब पहुँचा तो यहीं पर इसको अब्दुल मुनीद नाम के एक पथ प्रदर्शक से मुलाकात हुई। वह पथ प्रदर्शक जो था वास्को डिगामा को भारत आने में सहयोग दिया, रास्ता दिखाया, जिसके फलस्वरूप केप ऑफ गुड से होते हुए हिंद महासागर क्रॉस करते हुए वह भारत पहुंचा 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में ध्यान रखेंगे वास्को डिगामा भारत पहुंचा और भारत पहुंचने के बाद कालीकट के बंदरगाह पर, कालीकट के तट पर वास्को डिगामा पहुंचा, जहां का राजा जैमुरिन था। जैमुरिन ने उसकी स्वागत की और स्वागत करने के बाद वह उसके जहाज़ों को मसाले से भर दिया। मसाले से भरा। जब वास्को डिगामा मसाले से भरे हुए जहाज़ को लेकर के पुर्तगाल लौटा तो कहा जाता है कि वह जितना मसाला ले गया था उससे 60 गुना मुनाफा उसको हुआ, जिसके फलस्वरूप फिर दोबारा दूसरे वह पूरे पुर्तगाल में अर्थात पूरे यूरोप में उसकी प्रशंसा होने लगी और इसके तहत वहाँ के जितने यात्री थे ये सब यात्रा करने के लिए और भारत आने के लिए ललायित हो गए। उसके बाद उसके दूसरे दल का नेतृत्व 1500 ईस्वी में ध्यान रखेंगे पेट्रो अल्बियर्स नामक यात्री ने 1500 ईस्वी में वहीं से केप ऑफ गुड होते हुए भारत पहुंचा और ये भी यात्रा किया। फिर दूसरी बार आप ध्यान रखेंगे 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा केप ऑफ गुड होते हुए भारत पहुंचा और इस समय वास्को डिगामा जो था अपने साथ युद्ध सामग्री भी लेकर के आया था। कहा जाता है कि अपने साथ तोप भी लेकर के आया और पूरे हिंद महासागर के जलीय क्षेत्र में व्यापार करने वाले अरबवासी को, हिंद महासागर के जलीय क्षेत्र में व्यापार करने वाले अरबवासी को वहाँ से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया और पूरे हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया। इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे धीरे धीरे अन्य पुर्तगाली यात्री आए
और उनका पहला उद्देश्य तो पहले था व्यापार करना, लेकिन भारत के राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए वहाँ पर इन्होंने इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई और धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे, अपने राज्य स्थापित करने लगे। और इनके यात्री जो थे ये समझ गए थे कि भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि इनके क्षेत्रीय राज्यों को राजनीति में हस्तक्षेप करके राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है, जिसका हेल्प व्यापार करने में होगा। इसी के फलस्वरूप, इसी नीति के फलस्वरूप इन्होंने अपने विस्तार को अंजाम दिया और अपना विस्तार व्यापार से शुरू करके एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। ये पृष्ठभूमि रही यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि आखिर यूरोपीय जो थे यह अरब सागर से होकर के अर्थात अटलांटिक महासागर होते हुए केप गुड होप होते हुए ये कैसे भारत के कालीकट के तट पर पहुंचने के लिए प्रेरित हुए और फिर धीरे धीरे क्रमशः अन्य यूरोपीय कंपनी भी इसी रास्ते से आकर के अपने राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक में हस्तक्षेप करते हुए अपने शासन तंत्र को कैसे स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसी सिलसिले में हमने आज इसके पृष्ठभूमि को देखा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पुर्तगाली कंपनी, क्रमशः इसी क्रम में अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन का और उनके आगमन का क्रम क्या रहा और उसके बाद उन्होंने फैक्ट्रियां किस किस जगह पे स्थापित की और कैसे व्यापार का नीति उन्होंने आरोपित किया, किस नीति से व्यापार को संचालित किया। इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।